नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। इस देश का विपक्ष दशकों से आरएसएस पर निशाना साधता आ रहा है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि विचारों का विरोध किया जाना चाहिए और होता भी है। लेकिन सवाल तब बहुत बड़ा हो जाता है जब आरएसएस को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और हमारे अपने देश के विपक्ष की भाषा एक जैसी हो जाती है। आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कोस रहा है। इमरान खान पानी पी पी के संघ को गाली निकाल रहे हैं, तो पाकिस्तान की संसद में आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया भी गया। और अब कांग्रेस कह रही है कि आरएसएस का हौसला बहुत बड़ा हुआ है, मंसूबे बेहद खतरनाक है। एक छोटी सी पार्टी के नेता कहते हैं अगर हमें सत्ता मिल गई तो आरएसएस प्रमुख को जेल में डाल देंगे। आखिर ये कैसी सियासत है जो दुश्मनों को ऑक्सीजन दे रही है, यानी पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्ष और इमरान संघ से क्यों हैं परेशान? हमको आरक्षण के बारे में कुछ लगता है, हम बोलते हैं क्या होगा, हो अल्लाह होगा। और क्या एक बार हुआ ही था ना। जैसे हम लोग कहिए कि सत्ता आप लीजिए, मोहन भागवत को 2 दिन के लिए जेल में रखाते थे। मोहन भागवत के पास भी AK-47 भी है, कहां से आई ये बता दे, नहीं बता सकता तो जा अंदर। सीधी ये कानून इस देश का। आरएसएस का हौसला बढ़ा हुआ है और मंसूबे खतरनाक हैं। बीजेपी सरकार एक एक कर जन पक्षधर कानूनों का गला घोट रही है। आरएसएस ने भी लगे हाथ आरक्षण पर बहस करने की बात उठा दी है। बहस तो शब्दों का बहाना है, मगर आरएसएस बीजेपी का असली निशाना सामाजिक न्याय है। लेकिन क्या आप ऐसा होने देंगे? पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जो इमरान खान बोलता वही राहुल एंड कंपनी बोलते। आखिर आरएसएस को लेकर विपक्ष में इतनी बेचैनी क्यों शुरू हो गई है? ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने वाले प्रकाश आंबेडकर आरएसएस को कोस रहे हैं। मायावती भी बेचैन है। प्रियंका वाड्रा सवाल उठा रही हैं। क्या ये बार बार मोदी से मिली हार की बौखलाहट है? क्योंकि राहुल गांधी तो आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा बता चुके हैं। There is no other organization in India that wants to capture India's institutions. And it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. And I would compare it. वैसे आरएसएस पर विपक्ष की ताजा बेचैनी मोहन भागवत के उस बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण पर इसके समर्थक और विरोधियों के बीच चर्चा होनी चाहिए। उधर लगे हाथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साध लिया। growing intolerance, communal polarization, growing incidents of violent crime propelled by hatred of certain groups and of mobs taking the law in their own hands can only damage our society. विपक्ष और इमरान संघ से परेशान। और इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, पूर्व केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। 6 अधिकारी पहुंचे हैं। दिल्ली के जोरबाग में चिदंबरम का घर है। पॉश एरिया है ये, दिल्ली का बड़ा बहुत एक्सपेंसिव एरिया माना जाता है। वहां पर चिदंबरम रहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है क्या किंग पिन है पी चिदंबरम और उनकी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर चुका है आज। उसके बाद कांग्रेस के तमाम ताकतवर वकील अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और उसके साथ कई बैटरी ऑफ लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में तत्काल प्रभाव से इस अर्जी को सुनवाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस मामले में जब फिलहाल जल्दबाजी नहीं है, हम कल इस अर्जी को सुनेंगे। लेकिन आईएनएक्स मीडिया केस में नहीं मिली है जमानत और हाई कोर्ट ने आज जब बेल नहीं दी चिदंबरम को तो बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला क्या किंग पिन है चिदंबरम, क्योंकि इशारा वहीं जा रहा है। इस समय 6 सीबीआई के अधिकारी चिदंबरम के घर के बाहर
खड़े हुए हैं। ये इस समय के लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। वो क्या करने गए हैं, पूछताछ करने गए हैं, गिरफ्तारी करने गए हैं, अभी इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं मिली चिदंबरम को राहत, यह इस समय की बड़ी खबर है। अवनीश अवस्थी मेरे साथ बने हुए। अवनीश अवस्थी, अब क्या माना जाए? हालांकि एजेंसियां अपना काम करती हैं, लेकिन कांग्रेस इसको वेंडेटा बोलेगी। नहीं, कांग्रेस पहली बात तो यह कि जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनको स्वतंत्रतापूर्वक काम करने देना चाहिए। 1.5 साल से लगातार अग्रिम जमानत मिल रही थी, बार बार, शायद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा किसी की भी, एंटीसिपेटरी बेल का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कांग्रेस 2 बातें करती। कांग्रेस के जितने समर्थक चैनल पे आते हैं, तो आप FIR क्यों नहीं करते, जेल में क्यों नहीं डालते जी, करप्शन था जी, अगर उन्होंने गलत काम किया तो आप बंद क्यों नहीं करते उनको? जब बंद करते हैं, जब एजेंसियां बंद करती हैं, कोई इमरजेंसी तो है नहीं कि बिना किसी अपील के, बिना किसी वकील के, बिना किसी दलील के आपने डाल दिया, तो ये तो है नहीं। जी अमित सिंह, ताजा अपडेट क्या है? चिदंबरम साहब के घर के बाहर इस समय 6 CBI के अधिकारी हैं, खबर क्या है? जी बिल्कुल अमित, 6 CBI के अधिकारी जो हैं इस वक्त पी चिदंबरम के घर पर पहुंच चुके हैं। अब उनसे पूछताछ होनी है या फिर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं है और ना ही CBI का अधिकारी इस बारे में कुछ बोल रहा है। हाँ जरूर है कि जोर बाग के उनके आवास पर जो है इस वक्त CBI का अधिकारी लाइव विजुअल्स हम देख पा रहे हैं। पी चिदंबरम के घर के अधिकारी अंदर गए हैं, ये इस समय की रिपोर्ट है। 6 अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही मिनटों में बड़ी खबर वहां से आ सकती है, लेकिन अभी जानकारी नहीं है। आप देख सकते हैं पी चिदंबरम की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है। दिल्ली का पॉश इलाका है। गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो मैं अवनीश अवस्थी सीधा रुख करता हूं। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि सरकार आई तो गिरफ्तार होंगे मोहन भागवत, जेल में डाला जाएगा। ये प्रकाश अंबेडकर कौन है? ये एक पार्टी के नेता हैं और भीमराव अंबेडकर के कितने ये पार्लियामेंट कोई पार्टी कितने सदस्य कितने इनके पार्लियामेंट में मुझे मालूम नहीं, मैं क्योंकि मैं नहीं, अभी फिलहाल तो कोई सदस्य इस बार जीत के नहीं आया। अच्छा, इस बार कोई भी नहीं जीत पाया है। अच्छा, वो कह रहे हैं RSS जिस संगठन से आप है वो वैमनस्य फैलाता है। इमरान खान और प्रकाश अंबेडकर एक ही भाषा बोल रहे हैं। वो तो निश्चित रूप से इमरान खान तो नेहरू तक का कह दिया कि हमें तो नेहरू वाला चाहिए। अब हमने तो इमरान खान को, कोई संघ तो बैक करता नहीं कि आप ये बोलिए या ना बोलिए। इमरान खान को नेहरू वाला इंडिया चाहिए, विपक्ष को नेहरू वाला इंडिया चाहिए। तो अब ये देश तय कर चुका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। देश ने ये तय कर लिया, देश ने अंतर देख लिया। इस देश ने वास्तव में, इस देश की जनता ने देख लिया लगातार 70 वर्षों तक आतंकवाद के प्रति, देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति, देश की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के प्रति तमाम सरकारों का क्या रुख रहा है। उसके जवाब में ही भारत की जनता ने इस तरीके की परिवर्तन को देखते हुए अपना मत दिया है। इमरान खान और वो सब एक यही नहीं, दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान का विपक्षी दल का एक प्रमुख मंत्री, भूतपूर्व मंत्री, पाकिस्तान जाकर के कहता है कि हम नहीं हटा पा रहे, जिसने कहा था मैं नहीं बनेगा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, 3 बार कह करके दिया था, चाहे बिकवा देंगे उससे। वो जाकर के पाकिस्तान से मांगता है। ये देश और ये जी। इतना संयमी है कि उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की कि आप पाकिस्तान के लोगों से जाके कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए हमारे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने में। इफ्तिखार मिसगर, RSS पर क्यों आपको शक है और सवाल है? RSS पर शक और सवाल, ये भी कोई सवाल है जनाब? RSS पे किसको शक नहीं? RSS का नाम जब आप कहते हैं, देखिए अब बदकिस्मती का आलम हो गया कि जहाँ पे आपको कहीं पे कमज़ोरी लगती है तो आप पाकिस्तान को बीच में निचोड़ते हैं, जबकि ज़मीनी हकायक ये है कि इनका एजेंडा पहले दिन से हिंदुस्तान मुखालिफ रहा है। इन्होंने हिंदुस्तान का एजेंडा एक्सेप्ट नहीं किया, झंडा बिल्कुल नहीं किया। आप देखिए इनकी हिस्ट्री, इनकी हिस्ट्री देख लीजिए। जो 2 झंडे की बात करते तो वो बोल रहे हैं अरे 2 झंडे मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। 2 झंडे मुझे पाकिस्तान ने नहीं दिए, 2 झंडे मुझे साफ पाकिस्तान ने नहीं दिए। और इन्होंने देखिए अगर पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान दो जने से बना, एक RSS के एजेंडे से बना। एक और इफ्तिखार साहब सुन लीजिए, 1950 में सुन लीजिए 1950 में भारत की सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने एक किताब छापी थी, बुकलेट छापी थी। जी वो जरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप बात करिए। इफ्तिखार मिसगर, अब प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि RSS का हौसला बढ़ा हुआ है, इनके मंसूबे खतरनाक हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि RSS जो है वही पीछे है सब कुछ कराने की।
उनकी हिंदू आइडियोलॉजी सबके पीछे। अब देखिए, ये इमरान खान भी इमरान खान का ये बयान है, प्रियंका वाड्रा का ये बयान है। देखिए, कोइंसिडेंस को आप कोइंसिडेंस एक बात नहीं है जहां पे मैं कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कोई देखिए ये कांग्रेस, इमरान खान के भी पक्ष में नहीं होंगे। इमरान खान के तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों रहूंगा साहब, क्यों रहूंगा साहब? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि आपकी भी अगर किरण कहीं जलती है ना, तो वो वहीं से जलती है। अच्छा, अगर इस देश को बटोरा, इस भारत देश को अगर बटोरा वो आरएसएस ने, और जब वो टू नेशन थ्योरी बताने वाले जो पाकिस्तान की साइड गए, उन्होंने और आरएसएस ने डिवाइड किया। कांग्रेसियों ने डिवाइड नहीं किया, कांग्रेस तो जोड़ने पे थी। तब की कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, जिन कांग्रेसियों ने भारत देश को बनाया। आज भारत देश अगर किसी की देन है तो कांग्रेस की देन है। तब सरकार बीजेपी की थी क्या? सरकार 1947 में किसने फैसला लिया था कि पाकिस्तान बनेगा और हिंदुस्तान बनेगा? और किस लिए? एक सेकंड, बैकिंग नहीं की थी, सारी बैकिंग फैलाई इन्होंने। तब भी नफरत फैलाई। सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि आरएसएस के हौसले बहुत बड़े हुए हैं और मंसूबे खतरनाक हैं। मिसगर साहब कहते हैं कि यह सवाल ही पूछना गलत है कि आरएसएस के हौसले खतरनाक है, वो तो खतरनाक काम करते आ रहे हैं। और यही बात प्रियंका गांधी भी कह रही है, इमरान खान भी कह रहे हैं। एक सेकेंड, लेट सुधांशु त्रिवेदी। मेरे ख्याल से देखिए, मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी जी को आरएसएस के बारे में जानने से पहले 1962 के चाइना के युद्ध के समय जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, उसके बारे में जानना चाहिए, जिसके चलते उन्होंने 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया था। 1965 के युद्ध के समय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जिस प्रकार से न सिर्फ प्रशंसा की थी, बल्कि सर्वदलीय बैठक में गुरु गोलवलकर जी को बुलाया था। इंदिरा जी ने विवेकानंद रॉक के समय आकर पूरा स्टेज की सहभागिता की थी, और प्रणब मुखर्जी जी संघ कार्यालय गए थे। तो मेरे विचार से अभी जो लोग राजनीति में नए नए आए हुए होते हैं, उन्हें इस विषय की बहुत जानकारी नहीं होती है। और अभी मिसगर साहब ने कहा कि टू नेशन थ्योरी जो थी वो आरएसएस की वजह से आई, इसलिए देश का विभाजन हुआ। मैं पूरे अदब और एहतराम से पूछना चाहता हूं मिसगर साहब, जब ये टू नेशन थ्योरी 3 नेशन थ्योरी में बदल गई, ये पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? आरएसएस की वजह से हुआ क्या? ना, उसी पाकिस्तान के अंदर की इंतहा पसंद सोच की वजह से अलग हुआ, जिसका कोई लेना देना नहीं था हिंदू मुसलमान से। ये वही इंतहा पसंद सोच है जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान अलग होने के इंदिरा गांधी को कभी नहीं देंगे, और उसमें कोई लेना देना नहीं इसका संघ से। और मैं एक बिंदु ये बताना चाहता हूं, अब एक और बिंदु बताना चाहता हूं। आपने अपने टर्न पे बोलिए ना, आपने अपने टर्न पे बोलिए। देखिए, आप बोल रहे थे मैं किसी के हस्तक्षेप नहीं करता, अपने अपने टर्न पे बोलिए जनाब। बिल्कुल, हम पूरी बात कर लें फिर आप बोलिए। बिल्कुल। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश में सबसे बड़ा स्कूलों का संगठन कौन? पूरे विश्व में यदि कोई एक संगठन है जिसके पास सबसे ज्यादा स्कूल हैं, तो वह विद्या भारती जो संघ का है। 30,000 स्कूल किसी एक के नहीं है। यदि दलित क्षेत्रों में सबसे बड़ा काम करने वाला संगठन सेवा भारती संघ का है। ट्राइबल एरियाज में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन वनवासी कल्याण आश्रम संघ का है। यदि लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन की कंबाइंड से ज्यादा है, परंतु सबसे बड़ी सिंगल ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ का है। विद्यार्थियों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का है। धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद संघ का है। और हम भी कहना चाहते हैं, भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके ज्यादातर नेता संघ से प्रेरणा लेकर निकले हुए हैं, वह संघ के हैं। और भारत के इतिहास के 2 सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो पहली बार अपनी लोकप्रियता के दम पर जन समर्थन से प्रधानमंत्री बने, श्री नरेंद्र मोदी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी संघ से थे। तो संघ को समझने का तो प्रयास करिए। इतना समर्पण कौन है जिसने इतना काम किया? डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, क्या मैं संघ के इन इदारों को मदरसों से जोड़ूं? जो मदरसों ने हाल आपके कहने के मुताबिक कश्मीर में किया, जो मदरसे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, क्या वही जहर फैलाने में आप कामयाब नहीं हुए? आज 50 साल के बाद एक 125 करोड़ लोगों को आप लोगों ने ऐसे उसमें झोंक लिया। कोई आपसे डेवलपमेंट नहीं पूछ रहा है, कोई आपसे तरक्की की बात नहीं पूछ रहा है, कोई आपसे हिंदुस्तान को उठाने की बात नहीं पूछ रहा है। लोग खुश है
जंग छिड़े, 370 जाए, वहां पे बम चले, वहां पे बम फटे, लोग खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि ये इन्हीं इदारों ने जहर फैलाई है। क्योंकि आप लोग कामयाब हुए, आरएसएस कामयाब हुई ये इदारे चलाने में। आप देखिए बाबरी मस्जिद का हाल देखिए, किन्होंने स्टार्ट करा, किन्होंने स्टार्ट करा। अरे क्यों नहीं, क्या उत्तर प्रदेश मेरा हिस्सा नहीं है? 5 सेकंड आपने मांगे थे, 30 सेकंड के अंदर आपने अपने एजेंडे को बहुत बखूबी निभाया। इतना तो इमरान खान नहीं निभा पाए। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी, आपका मौका, फिर डॉक्टर फारूक खान के पास आऊं। देखिए मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आपने ये बात कही, तो आप ये व्यर्थ में इस प्रकार के विषय क्यों लाते हैं कि बाबरी मस्जिद और ये, अरे कोई बाबरी मस्जिद का विषय आरएसएस ने शुरू किया था क्या? यह विषय तो कब से चल रहा था, अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, जब आरएसएस पैदा भी नहीं हुई थी। और जो आप कह रहे हैं कि दूसरों के बीच में नफरत पैदा करने की बात आप कर रहे हैं, तो एकमात्र संगठन है जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यदि ऐसे लोग जो पूर्णता समर्पित रह के, अविवाहित रह के, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, वो करने को तैयार हैं, तो वो आपको आरएसएस में नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, जब संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की जन्म शताब्दी हुई थी, तब यहां तक कि मार्गरेट थैचर ने भी कहा था अनुशासन सीखना हो तो संघ से सीखना चाहिए। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा था चंडीगढ़ में संघ के कार्यक्रम में आकर कि साहब मैंने 50,000 की भीड़ तो बहुत बार देखी है, पर इतनी अनुशासित और लाइन में बैठी हुई भीड़ नहीं देखी है। मोगा में 1987 में संघ की शाखा पर गोलियां चली, 40 लोग मारे गए। संघ ने भारत बंद का आह्वान किया, मुंबई में अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट तक नहीं चल पाई, पर मजाल है किसी सिख को एक खरोच आई हो पूरे भारत में। यह होता है व्यवस्थित, समर्पित और अनुशासित ढंग से देश को एक नई दिशा देने का प्रयास करना, जिसमें संघ इन 3 पीढ़ियों में जाकर अब कामयाबी हुआ। जी, मैं डॉक्टर फारूक खान का रुख करता हूं। डॉक्टर फारूक खान, आरएसएस की विचारधारा बांटने वाली है, नाजियों जैसी। राहुल माफ करिए, आरएसएस गांधी जी की हत्या में शामिल थी। ये पाकिस्तान में इमरान खान बोल रहे हैं, और कांग्रेस भी यही कह रही है कि संघ की जो विचारधारा है वो नाजियों जैसी है। गांधी नेहरू की विचारधारा के खिलाफ है आरएसएस की विचारधारा, और गांधी को मारा आरएसएस ने, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं विचारों का एक मेल है? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है कि अमीश भाई आरएसएस के मंसूबे खतरनाक है, उतना ही जितना सुधांशु मेरे बड़े भाई को दिया था। जी। तो मैं अपनी बात कहने में जी बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जहाँ तक बात देश के अंदर की है, तो कांग्रेस की नीति का आलोचना आरएसएस कर सकता है, आरएसएस की नीति की आलोचना कांग्रेस कर सकती है, और कोई भी किसी भी नीति की जो है वो आलोचना करना, ये एक जनतंत्र लोकतांत्रिक अधिकार है और इसको कोई वापस नहीं ले सकता, जहाँ तक देश के अंदर है। लेकिन जब देश के बाहर हम होते हैं तो हमारी आइडेंटिटी हिंदुस्तानी की तरह है, और बाहर इमरान खान क्या कहते हैं, फलाने खां क्या कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आरएसएस के मैं उनकी बहुत सारी नीतियों का पुरजोर विरोधी हूँ, लेकिन मैं उनकी कुछ नीतियों का बहुत बड़ा समर्थक भी हूँ। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मोहन भागवत जी का बयान आया कि आरक्षण पे बहस होनी चाहिए, आप यकीन नहीं जानिएगा कि मेरा दिल बाग हो गया, और मैं तो उस कंस्ट्रक्टिव बहस में हिस्सा लेने को शामिल हूं। तो कुछ बातों पे जहां पे आरएसएस मजबूती से अपनी बात रखती है, और उन्होंने तो ये साबित किया ना कि उन्होंने 3 दशकों में 4 दशकों मेहनत करके इस जगह पे खड़ा किया, तो जो लोग आलोचना करते हैं उनको वहां से प्रेरणा भी लेनी चाहिए। रही बात सुधांशु भाई की बड़ी लंबी तकरीर का, जो उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने जो बातें गिनवाई, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सुधांशु भाई को थोड़ा सा इतिहास में पीछे भी ले जाऊंगा। आपको लगता है आरएसएस के मंसूबे खतरनाक है? आंदोलन के समय मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है आरएसएस के मंसूबे खतरनाक हैं? सुनिए जी, आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा है? देखिए, मैं सवाल है मेरे आपसे। देखिए, ऐसा है, इसको मैं जवाब दूंगा आपका आमिश भाई, आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। समय भी दीजिए, जवाब भी दूंगा, सवाल लेता हूं। समय काफी दिया। अब आपने 2 सवाल पूछा कि क्या आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा है। जहां तक ये, देखिए, कोई जरूरी है कि राहुल गांधी के बयान से या नरेंद्र मोदी के बयान से आप और हम हर बार सहमत हों।
बहुत सारी बातों पे मैं नरेंद्र मोदी जी के बयान का समर्थन करता हूं, बहुत सारी बातों पे विरोध करता हूं। ऐसे राहुल गांधी जी ये के आप साथ पतली गली से निकलने वाला काम मत करिए। मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछा, आप मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में तो आपसे पूछा नहीं, मैंने राहुल गांधी का नाम भी लिया नहीं, मैं इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड पे सवाल पूछा, क्या आरएसएस खतरनाक है उस पे सवाल पूछा। आप पतली गली से निकलने की फिराक में हैं। आपका जो बैनर, सुनिए अमीश भाई, सुनिए, आपका बैनर राहुल गांधी का बयान दिखा रहा है, मैं नहीं, मैंने तो सवाल आपसे राहुल गांधी पर नहीं पूछा ना, प्रोडक्शन टीम से क्या बयान सुधरवा लीजिए। तो अरे भाई, लेकिन मैं तो टीवी पे देख रहा हूं ना। जी जी जी, अपनी आंखें बंद करके बहस थोड़ी ना करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आंखें खोलने के करना चाहिए बहस। मैं सुनिए, अब ये बताइए, अब आप मुझे आमिश भाई ये बताइए कि अगर मैं आरएसएस की नीतियों का विरोध करता हूं तो आपकी निगाह में मैं देशद्रोही हूं या देशभक्त हो सकता हूं? ये बताइए आप मुझे, बोलिए, आपको क्या लगता है मेरे बारे में? आप ये सवाल मुझसे पूछ ही क्यों रहे हैं कि आप देशभक्त है या देशद्रोही है? ये आपको मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता हूं? चलिए, मैं आप इस देश के नागरिक है, मैं आपको सर्टिफिकेट देने वाला क्या कौन होता हूं कि आप देशभक्त है या देशद्रोही? आपकी राय पूछ रहा हूं। ये तो मैं आपको राय क्यों दूंगा? आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको मैंने पैनल में बुलाया तो आप देशद्रोही तो हो नहीं सकते। आरएसएस की नीतियों का विरोध करता हूं तो देशद्रोही हूं या देशभक्त? ये बताइए। अब मेरी एक मिनट, फारूक खान साहब, आप निश्चित रूप से किसी भी संगठन की और किसी भी व्यक्ति के विचार से आप असहमत हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको असहमति का आधार या आपका बहुत धन्यवाद, असहमति आपको बतानी तो पड़ेगी। नहीं, मैं आप सुनी सुनाई बातों पर असहमति फारूक खान साहब, आपने कहा था अनइंटरप्रेटेड, असहमति को आपने कहा था ना कि अधिकार है, व्यवधान से रहित टाइम समय आपको चाहिए, आपको मिला। अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। आपको आप संघ, हाँ बोलिए, संघ की किस बात से असहमत हैं? आता हूं, बताता हूं आपको। मैं गोवालकर जी के और सावरकर जी के उस विचार से अपना जो मेरा उससे विरोध है, जहां पे उन्होंने कहा कि मुसलमान और ईसाई सेकंड क्लास सिटीजन है। अब सुन लीजिए, मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी जैसों के उस बयान के खिलाफ। मैं 1942 में आपसे गांधी जी को धोखा दिया, इसके खिलाफ रहूंगा। मैं कह रहा हूं फारूक साहब, हाथ का जवाब लीजिए। 126 बोल दीजिए। अरे सुनिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, सुनिए। मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, हाथ जोड़ करके फारूक साहब, आपकी राय सर माथे पर, आपकी राय सर माथे पर गुरु गोलवलकर जी, आप सुन तो लीजिए। अरे सरकार मेरी बात सुनिए, आप गुरु जी के भाई हैं निवेश जी, मैं आपको ये मेरी बात नहीं सुनेंगे ना, इतनी नहीं है इनको बड़े भाई बना रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए फारूक साहब, इसमें टाइम जाया हो रहा है, टाइम जाया हो रहा है। मेरी बात सुनिए, 126 नंबर पेज पर बंच ऑफ थॉट्स में से मैं आपको लाइनें पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप बताइएगा इससे आप सहमत हैं क्या। हम संघ के लोग पूर्ण रूपेण हिंदू हैं, इसलिए हमें अगर मैं लाइनें पढ़ दूंगा, सुन तो लीजिए ना, आप सुनने, आप अच्छा आपने सुनना चाहते तो दर्शकों को सुनने दीजिए, आप चुप तो रह सकते हैं ना। इस बात से बहुत बड़ा ये गलत बात है ना कि राष्ट्रीय आप सुनेंगे नहीं, वो वाली बात कहती है जो असहमति का हक दिया था, लेकिन आप ये तो नहीं, आपने ये तो नहीं कहा कि मैं दूसरे को सुनूंगा भी नहीं। मेरी एक करके आप दोनों बोले, आपने जबरदस्ती आपकी अपनी बात को 30 सेकंड में, मैं 15 सेकंड में कह रहा हूं, लेकिन इसी बीच पी चिदंबरम अपने घर पे नहीं मिले हैं। ताजा अपडेट, पी चिदंबरम अपने घर पे नहीं मिले हैं, उन्हें जमानत नहीं मिली थी, अपने घर पे नहीं मिले पी चिदंबरम। 6 सीबीआई के अधिकारी उनके घर पहुंचे, जोरबाग में, दिल्ली में पॉश एरिया है जोरबाग का, वहां पहुंचे, लेकिन पी चिदंबरम अपने घर पे नहीं मिले हैं। यह ताजा अपडेट है उस मामले के अंदर। ओके, अब ब्रिजेश अवस्थी, 10 सेकंड में कह रहा हूं कि आपने जो कहा ना, अब सुन लीजिए, उसी परम पूजनीय गुरुजी के शब्द, जो शब्द हैं, मैं उन्हीं के शब्दों को पेज नंबर 126 बंच ऑफ थॉट्स में से आपको सुना देता हूं। हम संघ के लोग पूर्ण रूपेण हिंदू हैं, इसलिए हमें प्रत्येक पंथ और सभी धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान का भाव है। जो अन्य पंथों के प्रति असहिष्णु है वह कभी भी हिंदू नहीं हो सकता। छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था या नहीं? अभी अगली बात पे आ गए ना, मेरी बात सुनी नहीं, अब अगली बात आ गई। अब ये कह रहे मैं अगली बात का जवाब तो नहीं सुनेंगे। मैं भारत छोड़ो आंदोलन की बात भी क्या बताऊंगा। आपने पहले सवाल का जवाब तो सुना नहीं फारूक साहब। आंदोलन का विरोध किया था या नहीं किया था? आपके साथ प्रॉब्लम ये, आपने पहला सवाल किया, उसका जवाब सुना नहीं। मैं कह रहा हूं आपने पहले सवाल का जवाब नहीं सुना ना, आपने दूसरा सवाल छोड़ दिया, मैं उसका जवाब दूंगा वो भी नहीं।
सलमान मैं निजामी बोल का, दूंगा तो सलमान आप नाराज हो जाएंगे मेरे से ऊपर। सलमान निजामी, प्रियंका गांधी वाड्रा आपकी आइडल, प्रियंका गांधी वाड्रा जिनका आप बहुत समर्थन करते हैं, वो कहती हैं कि आरएसएस के मंसूबे खतरनाक है। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं क्यों। पॉइंट नंबर 2, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश में इंटॉलरेंस है और तो और सांप्रदायिक सौहार्द भी खतरे में है। क्यों? आरएसएस के मंसूबे कैसे खतरनाक है? अपने पिछले 5 साल से आरएसएस की आइडियोलॉजी वाली सरकार चल रही है और इस बार उनको 300 से ऊपर सीटें मिल गई, तो खतरनाक कांग्रेस के लिए है। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में पिछले 5 साल से नफरत का माहौल पैदा हुआ, ऐसे पूरे इतने 70 सालों में माहौल पैदा नहीं हुआ। जिस तरीके से आज भी गुलाम नबी आजाद साहब ने बात की कि एक सीएम जो है उसको जम्मू में आज जम्मू में जाने के लिए और दूसरा माहौल हुआ जो मुसलमानों के प्रति नफरत का माहौल पैदा हुआ, हिंदुओं के बारे में बताओ ना, क्यों निकाले गए? सलमान को बोलने दीजिए। सलमान आप क्यों बार-बार मुसलमान की बात करते हैं? नहीं, ये क्यों बार-बार आप मुसलमान की बात करते हैं? अब देश की बात क्यों नहीं करते? आपने बोला मुसलमानों के खिलाफ। यही है धर्म। हिंदू राष्ट्र की बात जो है आम हिंदुस्तानी नहीं बात कर रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात जो आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन हम देश के वासी, अगर मैं कश्मीर से हूँ, मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं देश का नागरिक हूँ, लेकिन आरएसएस उसको मानने को तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि एक एजेंडा ऐसे चले देश में ताकि नफरत पैदा हो। अच्छा सलमान निजामी, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि इमरान खान भी आरएसएस को गाली निकालते हैं और आरएसएस खतरनाक है? प्रियंका गांधी वाड्रा को भी दिखाई देता है हम सरकार में आएंगे तो आरएसएस को बंद कर देंगे, आरएसएस चीफ को जेल में डाल देंगे। ये प्रकाश अंबेडकर को दिखाई देता है जो ओवैसी के साथ है। को प्रियंका गांधी के साथ जोड़ें, क्योंकि प्रियंका गांधी उसकी बेटी है। मैं किसी को नहीं जोड़ा, मैं दोनों बयानों को बता रहा हूं। कुर्बानी दी इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी बोती है। सलमान जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, प्रियंका गांधी वाड्रा और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी बात दुरुस्त है, मैं लेकिन दोनों के बयान बता रहा हूं। मैं दोनों के बयान बता रहा हूं। गांधी को इमरान खान के साथ नहीं जोड़िए। नहीं, मैं कहां जोड़ रहा हूं? मैं तो दोनों के बयान को जोड़ रहा हूं। उस प्रियंका गांधी के खानदान ने इस देश को आजाद दिलवाया और इमरान खान को भी पाकिस्तान, हमारे इमरान खान से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये आप बेइज्जती कर रहे हैं देश में जिन शहीदों ने देश के लिए कुर्बानी दी, और आरएसएस प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है उसके मंसूबे खतरनाक है, और सलमान निजामी कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। 5 साल से यही हो रहा है और 6ठे साल भी यही जारी है। देखिए निजामी साहब, हम लोगों ने थोड़ी कनेक्ट किया है, तो प्रियंका गांधी को सोचना चाहिए कि यदि शब्दशाह वही चीज प्रतिध्वनित होगी, यानी वही चीज वर्ल्ड बाई वर्ल्ड रिवर्बरेट होगी जो इमरान खान वहां बोल रहे हैं, तो वो खुद ब खुद बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं ना। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा, गांधी तो नहीं गई, राहुल गांधी पाकिस्तान नहीं गया, पाकिस्तान कौन लोग गए? आपके लोग गए ना, हम तो पाकिस्तान को मैं वही तो कह रहा हूं। अगर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खड़े होकर आरएसएस को गरियाता है और वही बात कांग्रेस के कोई नेता बोलते हैं, तो आप जोड़ रहे हैं ना, हमने नहीं जोड़ा ना। बताइए ना, हम तो नहीं जोड़ रहे ना। चैलेंज करता हूं, आप बताइए आपके कौन कौन महा ऐसे गुरु थे हमारे तो पहले शहीद कुर्बानी दी, आजाद हिंदुस्तान के पहले शहीद श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिनकी वजह से चलते हुए आज धारा 370 अंततः उन्हीं के सपनों के कारण समाप्त हुई है और मोदी जी ने उन्हीं का स्वप्न साकार किया है। 370 पे और हमारे लोगों ने कुर्बानी देने वालों में 1962 का पूछिए नेहरू के स्टेटमेंट से किसने कुर्बानी दी, सरदार पटेल ने 65 में पूछिए लाल बहादुर शास्त्री जी से कुर्बानी किसने किया देश के लिए। अब्दुल कमाल ने, अरे अपने अपने टर्न पे बोलिए, क्या तरीका है? महात्मा गांधी को गोली मारते हैं कैमरा के सामने, जिस उन्हीं लोगों का आप समर्थन करते हैं जिसने गांधी को कत्ल किया। एक सेकंड सलमान निजामी, आपका वक्त हो गया, आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन लीजिए। अब मैं बोल सकता हूं। देखिए, एक गंभीर बात है, एक बात और थोड़ी सी एक लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा अमीश देवगन जी। ये कांग्रेस के नेता गए थे ना पाकिस्तान कि मोदी जी को हटाओ और आरएसएस की आलोचना की थी, जब तक आप लोग मदद नहीं करेंगे नहीं हटाएंगे। हमने कहां बोला? और ये कहते थे, पाकिस्तान कहता था, यहाँ से कौन इस देश का नागरिक है? क्या तरीका है बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? एक सेकंड सलमान निजामी, एक सेकंड सलमान निजामी, आप अपने टर्न पे बोलिएगा, मेरा निवेदन है। सुधांशु आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर क्या तरीका आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं साहब, ये कश्मीर को इंटरनेशनल मुद्दा बनाना चाहते थे,
हकीकत यह हुई कि वो तो इंटरनेशनल के बजाय सेंट्रल मुद्दा बन गया, यूनियन टेरिटरी बन गया, और आरएसएस और मोदी जी इंटरनेशनल मुद्दा बन गए कि पाकिस्तान की संसद में आरएसएस से डर और मोदी जी से डर। बताइए कितना उल्टा काम किया। गए थे खुद डर कर मोदी जी से पाकिस्तान, और पाकिस्तान वालों को डरा के चले आए। अभी तक तो कांग्रेस के नेता ही डरते थे, अब वो भी डरने लगे। तो हकीकत में इन्होंने अपना काम किया या अपना काम तमाम किया, ये इन्हें खुद समझना चाहिए। मैं फारूक खान एक और बात भी कहना चाहता हूं। देखिए अभी जो ये बोल रहे थे कि कांग्रेस के नेता, नहीं एक मिनट, इन्होंने ये कहा कि 1942 में किया था कि नहीं। फारूक साहब ने 1942 में किसकी सरकार थी बोलिए? अंग्रेज की। और प्रोविंशियल असेंबलीज में किसकी सरकार थी? 1937 में कांग्रेस ने सरकार बनाई अंग्रेजों के अधीन। 1946 में जब नेहरू जी पहली बार अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट मिशन के अंडर में, मान्यवर पूछना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। जब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था और लॉर्ड माउंटबेटन शपथ दिला रहे थे, किसके प्रति निष्ठा व्यक्त करके सत्ता में आए थे? अंग्रेजों के पक्ष में ना। बोलिए 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज का समर्थन किया था कि नहीं? बोलिए। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करके टर्की में खलीफा को हटाने के लिए जो अंग्रेजों ने किया, उसके खिलाफ खलीफत मूवमेंट का समर्थन किया और टर्की की जनता ने नहीं किया। क्या बात करते जनाब आप? जो अंग्रेजों के अधीन सरकार बनाए वो कहते समर्थन किया कि नहीं? और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का वो वर्ड पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? भारत की पूर्वी सीमा पर साम्राज्यवादी शक्तियां आ गई हैं और उनका बढ़ना ना भारत के हित में ना ब्रिटिश साम्राज्य के हित में। ये रेजोल्यूशन का पार्ट है। ये कौन शक्तियां आ गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ गए थे ना। वो आजाद हिंद फौज खौफ नजर आ रही थी। क्या यह सत्य नहीं है कि क्या इस वजह से आपने आंदोलन शुरू किया जब नेताजी की फौज इम्फाल तक आने लगी थी? और आप कहते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र सरकार 1943 की आजाद हिंद फौज की सरकार थी। परतंत्र भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। रिस्पॉन्ड टू दिस फारूक खान। आरएसएस खतरनाक है, ये प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही है। सुधांशु भाई, मैंने बड़े संयम के साथ आपको सुना, मेरी बात सुन लीजिएगा। आपकी बात बड़े संयम से सुनी। आप 1918 और 22 में आ गए। मैं आपको याद करा दूं कि जिन्ना के साथ सावरकर जी ने सरकार बनाई थी। अगर आपका इतिहास भूल गया हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपको याद करा दूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या हुआ था, कैसे हिंदू महासभा का और मुस्लिम लीग का बंगाल में गठबंधन हुआ था। और आप 1942 के दाग को मिटा नहीं सकते। गलती से महात्मा गांधी बस जी ये बताइए ना, अंग्रेजों के अधीन कांग्रेस सरकार बनाई थी कि नहीं? बोलिए हाँ या छुड़ा नहीं पा रहे होते। सुन लीजिए, अरे आप लीजिए, देखिए मैंने नहीं बोला आग लग गई आपको। आप सुनिए मेरी बात, आपके विषय मैंने नहीं बोला, एक लाइन नहीं बोली, सुनिए आपकी बात और इतिहास से जवाब दे रहा हूं आपको। आप सावरकर जी ने जिन्ना के साथ सरकार बनाई या नहीं बनाई? बताइए आप देश को, बोलिए, बताइए। कब बनाई? जिन्ना के साथ सावरकर जी सरकार बनाई, बोलिए। कब बनाई? अरे कब बनाई बताइए ना। इतना नहीं पता जी तो जेल में थे। 37 नहीं पता? जब 37 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए उस समय भैया सुधांशु भाई, अरे सुधांशु भाई, कब बनाई? अरे सुधांशु भाई, भारत में इलेक्शन 37 में शुरू हुए, सावरकर जेल में थे 1918 से। अरे भाई साहब, हिंदू महासभा की और मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ या नहीं हुआ? अभी छोड़िए, आजाद इंडिया में मेयर के चुनाव में पुणे में आपकी पार्टी ने मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर, अरे भैया तो अगर उससे ही सुनिए तो उसी के समर्थन से डॉक्टर अंबेडकर भी चुन के आए थे। वो व्यवस्था दूसरी थी, ये भी बोलिए ना। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुन के आए थे? 3 साल सत्ता का आनंद लिया, जब महबूबा से दिल भंग हो गया। फारूक, अब सुन लो, उस समय सोमनाथ चटर्जी के पिताजी हिंदू महासभा में थे जिस समय की आप बात कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग के साथ नहीं बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा में थे, सावरकर नहीं थे। अपने इतिहास के ज्ञान को जरा करेक्ट कर लो। प्रजा कृषक पार्टी थी, फजलुल हक बने थे। आपका इतिहास प्रजा कृषक पार्टी, ताकि मुस्लिम लीग न बन सके, इसलिए अपना कर लीजिए जरा इतिहास का ज्ञान जाकर के सही। मुस्लिम लीग ने और अरे सावरकर तो किसी भी राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे थे। सावरकर किसी भी राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे थे।
फारूक खान जाकर के अपना फिर से गूगल, अरे गूगल को मत करो, जाकर चलो मेरे साथ नेशनल आर्काइव्स में, नेशनल आर्काइव्स में चलो, नेशनल आर्काइव्स में चलो। रुकिए, इतिहास से प्रेजेंट में आना चाहता हूं, इतिहास से प्रेजेंट में आना चाहता हूं। इफ्तिकार मिसगर, आज प्रियंका गांधी वाड्रा को, मैं डॉक्टर फारूक खान, आपसे भी सवाल है, आप इतिहास से प्रेजेंट में आइए ना, 10 सेकंड में जवाब दीजिए। आज प्रियंका गांधी वाड्रा को आरएसएस क्यों खतरनाक दिख रही है? क्योंकि पॉलिटिकली वो खत्म हो गए हैं, इसलिए आज उनको खतरनाक दिख रही है। देखिए, आप तो पूरे देश को ही कह रहे हैं कि 125 करोड़ लोगों को इन्होंने अपने झांसे में ले लिया। 125 करोड़ लोग बेवकूफ हैं जो झांसे में आ जाएंगे। देखिए, अपने आप को आप लोग समझदार मान रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ मान रहे हैं। ये कैसी एरोगेंस है? देखिए, ये कैसी एरोगेंस है? इसका जवाब दीजिए। देखिए, प्रियंका गांधी का जो भी कहना होगा, मैं उसमें ना उसका आपने इसी बहस के अंदर बोला। मैंने बोला एक्सीडेंटली अगर उसने कुछ बात कही, मुझे उसके दिफा में नहीं बात करनी है। मैंने आपसे बिल्कुल, मैं अभी भी उसके, मैं अभी भी उसके पब्लिक अगर दिवाली मना रही है तो दिवाली का कारण होगा ना कुछ। आप मुझे बताएं, मैयतों पे तो दिवाली नहीं बनती साहब, मैयतों पे तो दिवाली नहीं बन रही। मैयत मनाई जा रही है पाकिस्तान में, आरएसएस मैयत मनाई जा रही है पाकिस्तान में और दिवाली मनाई जा रही है हिंदुस्तान में। कुछ तो कारण होगा जो आतिशबाजी चल रही है। बीजेपी आरएसएस का यूनिट है, कुछ तो कारण होगा जो आतिशबाजी चल रही है। मिस्टर साहब, अपने दिल से पूछ के देखिए, बीजेपी आरएसएस का यूनिट है या आरएसएस बीजेपी का यूनिट? आरएसएस बीजेपी का यूनिट है। बताइए, बीजेपी आरएसएस का यूनिट है। बीजेपी आरएसएस, कोई इसमें कोई बात ही नहीं है। आरएसएस उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। आरएसएस का रोल बताइए हमारी आजादी में। आरएसएस का रोल बताइए। आजादी पे आ गए, जब आजादी पे आ गए, बिल्कुल, मैं तो आपसे हमारी नीति तो वहां से स्टार्ट होती है। 125 करोड़ लोगों ने आरएसएस को, बिल्कुल, मैंने डॉक्टर सुधांशु जी ने बोला, कि हर एक जगह पे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशन इनके हैं, मदरसे इनके चल रहे हैं। मैं मदरसे ही बोलूंगा ना, मैं मदरसे ही बोलूंगा। उर्दू में तो मदरसा ही बोलते हैं, जहां पे प्रीचिंग किया जा रहा है कि भैया आपको इसके खिलाफ बोलना है। मैंने आरएसएस के वीडियो साहब, मदरसा धार्मिक शिक्षा देता है, तो आरएसएस का इंस्टीट्यूशन है। हिंदुता क्या धार्मिक शिक्षा नहीं है? ये सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। मदरसे हिंदुस्तान की बात करते हैं, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। क्या तुलना कर रहे हैं? कहां पे आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? बताएं सुधांशु। अरे एक मदरसा बताइए जो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो। आप बताएं, शिव मंदिर सेंट्रल बोर्ड से मान्यता प्राप्त है कांग्रेस के जमाने से। क्या तुलना कर रहे हैं आप? पहले थोड़ा होमवर्क करके आया करिए, कुछ पढ़ के बोलिए ना, पढ़ के क्या? कश्मीर में कौन सा मदरसा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मान्यता जो बयां बात है, कौन मदरसा यूजीसी से मान्यता प्राप्त है? बच्चे को भी उठाइए, उसको बोलिए ना, वो भी कांपता है। क्या तुलना कर रहे हैं साहब? कांपता है। किसका? इमरान खान का बच्चा? नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी दलित का बच्चा। हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में तो मालूम नहीं आपको? क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों नहीं मालूम? क्यों नहीं मालूम? आप यहां से गए जम्मू, यहां दिल्ली में कह दिया इफ्तिकार, वहां जाते ही अरेस्ट हो गए। मैंने पूछा, आपने कहा अरेस्ट नहीं हुए। इस तरीके की तो फेक न्यूज आप लोग फैलाते हैं। कौन सा काम पर है इफ्तिकार? आप नहीं फैलाए हो। वो 50 साल वाला। देखिए साहब, 50 साल वाला। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने पूछा तो मैंने बताया। मैंने 50 साल वाले बच्चे पे कह रहे थे ये। नहीं, जब भी हम हक की बात करेंगे तो हमें पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाएगा। 50 साल वाला बच्चे पे बताओ ना। आरएसएस से तो आप भी कह रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधा अपने रिपोर्टर्स का रुख कर सकता हूं। चिदंबरम के घर पर पुलिस पहुंची, चिदंबरम वहां नहीं मिले। 6 अधिकारी अभी फिलहाल मौजूद हैं। मेरे संवाददाता अरुण सिंह भी मौजूद हैं और हमारे नीरज सिंह, हमारे संवाददाता चिदंबरम साहब के घर पे मौजूद हैं। अरुण, क्या अपडेट है? क्योंकि अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कोई समझ नहीं आया। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। देखिए, निश्चित रूप से अगर करप्शन के चार्ज में विपक्ष में रहते हुए भी पूर्व मंत्री गिरफ्तार अगर होते हैं, अभी क्या होगा? सीबीआई की टीम उनके घर पे पहुंची थी, वो अपने घर पे नहीं है। और जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो कांग्रेस के बेस्ट लीगल माइंड हैं, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी हैं, कपिल सिब्बल हैं, सलमान खुर्शीद हैं, खुद पी चिदंबरम भी, ये सारे लोग किसी एक अज्ञात जगह पर मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, नीरज के पास बड़ी अपडेट है। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? नीरज, ओवर टू यू।
क्या अपडेट है आपके पास? जल्दी आपका रुख कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल 115 पर खड़े और प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंचे। अमित साहब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की टीम पहुंची थी। ईडी और पीपी पहुंच गया है। 10 से 12 अधिकारी पहुंचे थे। अब प्रवर्तन निदेशालय के लोग पहुंचे हैं, ईडी के लोग पहुंचे हैं। वो भी चिदम्बरम की तलाश में है, पी चिदम्बरम की तलाश में है। लेकिन पी चिदम्बरम अपने घर में नहीं है, गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। लेकिन आज जब हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई नहीं हुई। पर कहां है चिदम्बरम? क्योंकि चिदम्बरम एक बड़े नेता हैं, गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। कहां है चिदम्बरम? देखिए इस बात की जानकारी नहीं है। अंतिम बार जब उनसे मीडिया का सामना हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट से वो निकल रहे थे और जब मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया अमीश, तो किसी तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया था। और उसके बाद चिदम्बरम कहां पर है? बड़ा सवाल इस समय है, चिदम्बरम कहां पर है? घर पे नहीं है चिदम्बरम। हो सकता है कहीं अपने लॉयर के साथ बैठक कर रहे हो, लेकिन चिदम्बरम हो सकता है क्योंकि बड़े नेता हैं, वो मीडिया के सामने कुछ देर में आएंगे। लेकिन इस समय गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मैं बहस पर वापस आ रहा हूं क्योंकि हम आज बड़ी बहस करें, अंतराल के बाद वापस आ रहे हैं बड़ी बहस पर। ईडी की टीम भी अब पहुंच गई है चिदम्बरम के घर। ये इस समय की बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। पहले सीबीआई के 12 अधिकारी पहुंचे थे, ये भी बड़ी खबर है। अंतराल के बाद वापस आ रहे हैं अपने मुद्दे के ऊपर। विपक्ष और इमरान खान दोनों संघ से क्यों परेशान है? आप देख रहे हैं आर पार। आज 3 बड़े बयान आए। पहला प्रकाश अंबेडकर की अगर हम सत्ता में आए तो आरएसएस चीफ को जेल में डाल देंगे। दूसरा बड़ा बयान प्रियंका गांधी वाड्रा का कि देश के लिए खतरनाक है आरएसएस और इनके मंसूबे और ज्यादा खतरनाक हैं। तीसरा बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह का। मैं सीधा रुख कर सकता हूं अवनीजेश अवस्थी का और सुधांशु त्रिवेदी और मिसगर साहब का और सलमान निजामी का मेरे साथ मौजूद हैं। मिसगर साहब, आप कह रहे थे कि बच्चों को भी आरएसएस के नाम से डर लगता है। बार बार आप एक ही बात कह रहे थे, बच्चों को भी डर लगता है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा को क्यों खतरनाक दिख रही है आरएसएस? एक सेकेंड, क्योंकि कांग्रेस में खतरा मंडरा रहा है, पॉलिटिकल खतरा बना रहा है, पॉलिटिकल। मुझे आप प्रियंका गांधी का ये मत बनाइए। मैं आपको इमरान खान का ना बनाऊं, मैं आपको इमरान खान का क्यों बनाएंगे? मैं आपको किसी का नहीं बना रहा। नहीं, मुझे आप मैं मिसगर साहब, मैं आपको किसी का नहीं बना रहा, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। आपने तो बड़ी बात बोल दी ना, आपने बोला 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को माइंड हैक कर दिया। मैं उन्हीं में से हूं, उन्हीं 125 करोड़ लोगों में से हूं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आरएसएस की आइडियोलॉजी वाली पार्टी जीत गई तो पब्लिक बेवकूफ बन गई, अगर कांग्रेस जीत जाती तो पब्लिक बेवकूफ नहीं बनती। देखिए मजहब के नाम पे आप किसी को भी आराम से बेवकूफ बना सकते हैं। कैसे? किसी को भी। ये तो देखिए हम लोग परंपरा। आप किस पार्टी से लड़ते थे? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ा। उसका पहले नाम क्या था? वो उससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। सुनिए मेरी बात साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये धर्मनिरपेक्षता का नकाब हिंदुस्तान की जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया है। मेरी बात सुनिए साहब। अब ये सांप्रदायिकता की बोगी चलने वाली नहीं। 70 साल तक आपने सांप्रदायिक एजेंडा क्या रहा करके। हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा ये है, मुझे बताएं कि देश में कौन सा देश हिंदू वाला देश? हाँ, वो जिसमें कश्मीर भी है, हिंदू वाला, जिसमें कश्मीर भी है, हिंदू वाला देश सब बस। है। कौन है? मुसलमान है, सब है। असदुद्दीन जो ओवैसी भी है, भारत में रहता है, असदुद्दीन ओवैसी भी है, जो भी भारत में क्या नहीं मुझे बताए? जो असदुद्दीन ओवैसी भी भारत माता मानता है, जो ये कहता है कि मेरे गले पर नबी आजाद नहीं है, उमर अब्दुल्ला नहीं है, नहीं बोलूंगा, ने जितना भी जय राम किया वो भी नहीं है, नहीं है, उसके लिए नहीं है जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता। गांधी, आप जैसे गांधी लोग नहीं कि भारत, अरे मुझे कोई गिला नहीं, हमारे पास गांधी भारत नहीं का पासपोर्ट लेकर के आप कहते थे यू इंडियन, मुझे बताएं, यू इंडियन ट्रेनिंग जिन लोगों ने 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया। सर मुझे आप बताएं, 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया। मुझे आप बताएं, मुख्यमंत्री कौन था? आरएसएस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? आप बताएं, कश्मीर से 5 लाख हिंदू निकाले गए, कौन सा मुख्यमंत्री? सर क्या आरएसएस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? अभी आपने एक बड़ा बयान दिया। एक सेकंड, आपने बोला आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। कौन से ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं? कच्छा जब भी हम देखते हैं कच्छा लगा के, डंडा लगा के, तलवार लगा के, चक चक चक, वही जो जैसे हमारे आर्मी वाले एक्सरसाइज करते रहते वैसे आरएसएस वाले एक्सरसाइज करना। टीवी पे मैं देखता हूं, मुझे तो उतना ज्ञान नहीं है आपका। अगर मुझे वो देखेंगे, अगर उधर से मैं चलूंगा तो मैं जिंदा आपके सामने टीवी पे देखी हुई बातों को आप विश्वास कर लेते हैं? तो अभी टीवी पे तमाम चैनलों ने कहा कि कश्मीर में सब तरफ बिल्कुल शांति है, तो आपने कहा नहीं,
कौन सी ये मैं नहीं कौन सी मानूंगा। चैनल ने बोला? कौन से चैनल ने ये बोला कि न्यूज़ 18 ने भाषण बोला दिया? स्कूल आप खुले अब मगर BBC पे आ गए। बच्चे नहीं गए। अभी न्यूज़ 18 ने बोला चैनल नहीं आपको, कि अब टीवी स्कूल चैनल खुले और लेकिन BBC बच्चे की नहीं फोटो गए। कहाँ की है? आज तक ने बोला BBC की फोटो कि कहाँ स्कूल की खुले है? बच्चे BBC नहीं की गए। 2017 की फोटो है। फंस गए BBC, माफी मांग रहा है BBC। मैं आपको रोकना चाहता हूं। मैं सुधांशु त्रिवेदी का रुख करना चाहता हूं, फिर सलमान निजामी में आपके पास आऊंगा। सलमान निजामी, दो चीजें हैं। अभी मिसगर साहब ने बोला कि देखिए ये देश सेकुलर कहां रहा, क्योंकि बीजेपी जीत कर आ गई, अब सेकुलर तो रहा नहीं, और बच्चा बच्चा आरएसएस के नाम से डर रहा है। क्या आपको लगता है कि इनकी डराने की दुकान बंद हो गई है लेकिन एजेंडा बंद नहीं हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई डर रहा है। डरते तो हम लोग आज यहाँ बैठे नहीं होते। हम तो विरोध कर रहे हैं, खुलेआम छाती चौड़ी करके इनका विरोध कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ देखिए ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजी उनकी अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। अगर वो गलत हैं तो हम उनका विरोध करेंगे, अगर हम गलत है उनको हक है वो हमारा विरोध करेंगे। लेकिन बात यहाँ हजम नहीं होती कि जो लोग देश का तिरंगा 50 साल उन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे नहीं, जो हिंदुस्तान के संविधान पे यकीन नहीं रखते थे, तो आज वो हमें नेशनलिज्म का पाठ सिखाएंगे तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता। सुधांशु जवाब, लेकिन बड़ी खबर आ रही है इस समय चिदंबरम के हवाले से, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है चिदंबरम के हवाले से। उस खबर का भी मैं रुख कर सकता हूं, लेकिन सुधांशु 10 सेकंड में जवाब दीजिए आप। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जैसा अभी अविरंजेश जी ने बताया कि जिनका नाम पूर्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो लोग इस बयान पे चुप्पी साध के रखते हैं, जब जाकिर मूसा कहता कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, उसका कोई आरएसएस से लेना देना है? इस्लामी खलीफत की लड़ाई कौन लड़ा? अबू बकर अल-बगदादी। लेकिन आरएसएस उसका कोई आरएसएस से लेना देना है? प्रियंका गांधी वाड्रा भी बोल रही हैं, तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, असाउद्दीन ओवैसी भी बोल रहे हैं। इमरान खान को छोड़ देर के लिए, इमरान खान को छोड़ दीजिए थोड़ी देर। जन्मभूमि तेरे चरणों में हो समर्पित, मेरे जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म सारे। मैं चिदंबरम की खबर का रुख करता हूं। इस समय चिदंबरम की घर ईडी की टीम पहुंची हुई है। चिदंबरम अपने घर से नदारत है, वहां पे मौजूद नहीं है। सीबीआई की टीम को भी चिदंबरम अपने घर पे नहीं मिले हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है सम्मान नहीं है, इसलिए क्या किस बात पर गिरफ्तारी होगी यह कहा जा रहा है। कांग्रेस के तमाम नामी वकील इस समय बड़ी बैठक कर रहे हैं, यह भी इस समय खबर आ रही है। इस पूरे मसले के ऊपर पी चिदंबरम, फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इस समय की बड़ी खबर। सुधांशु त्रिवेदी, क्या विंडिक्टिव होके बीजेपी की सरकार कार्रवाई कर रही है? यह आरोप लगेगा आप पर कल सुबह। देखिए, ये हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है यदि देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री के ऊपर यह स्थिति आ रही है, तो ये तो पूरी तरीके से जो सरकारी एजेंसीज काम कर रही हैं और साक्ष्यों के आधार पे। चलिए मैं दूसरी बात कहता हूं, इनका तो सर्वोच्च परिवार यानी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 रुपए के बॉन्ड पर हैं, और वो केस कोई सरकार ने शुरू नहीं किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुरू हुआ, कोर्ट में आगे बढ़ा, कोर्ट ने उनको बॉन्ड दिया है। जी जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसका ब्लेम भी आज आरएसएस की पर डेट आएगा। में दुर्भाग्य की बात है कि गांधी जी के नाम पे चलने वाली कांग्रेस बाढ़, सूखा, बाढ़ और सूखे से लेकर हर चीज का ब्लेम आरएसएस पे आता है। आरएसएस ब्लेम की कभी परवाह करता नहीं। आरएसएस अपना काम करता जा रहा है। 90 वर्षों से लगातार भारत की जनता के बीच में जो काम किया वो है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग ये कहते थे कि हर चैनल की आपके कहते थे कि गिरफ्तार क्यों नहीं करते, एफआईआर क्यों नहीं करते, जेल में क्यों नहीं डालते अगर करप्शन किया, वही लोग जब गिरफ्तार कर लेते हैं तो कहते हैं आज हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करी। कैसे कर लिया? आज हाईकोर्ट ने किंग पिन जैसी टिप्पणी करी। ओके, सुधांशु कुछ ऐड करना चाहते हैं? सुधांशु क्विकली। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हर चीज पे आरएसएस को दोष देते रहे और 50-60 सालों में देखिए उत्तरोत्तर संघ का प्रभाव बढ़ता रहा, भाजपा का प्रभाव बढ़ता रहा। तो मैं एक ही पंक्ति कहना चाहूंगा कि मरीजे नफरते आरएसएस पे लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। जरा नजर तो डालिए आप कहां गलती कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ रतुल पुरी, दूसरी तरफ चिदंबरम, कांग्रेस के पीछे पड़ गए आप या फिर कांग्रेस के लोगों के, क्योंकि कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी। कांग्रेस कह रही है कि हमें टारगेट किया जा रहा है। मैं अभी जी सिर्फ एक वाक्य कहना चाहूंगा, ये जितने भी केसेस हैं, ये सारे के सारे केसेस कोर्ट में कब आए? यूपीए सरकार के शासनकाल में।
जांच कब शुरू हुई? यूपीए सरकार के शासनकाल में। इसमें से एक भी मुकदमा बताइए, शुक्रिया, एक भी केस मैं शुक्रिया फिलहाल समय इतना ही है, फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार, अगला शो बाढ़ पर।